तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल और पाठ 6, इसका हम भाग 2 कर रहे हैं। भाग 1 के अंदर हमने कृषि आधारित उद्योगों को पढ़ा। अब जो है भाग 2 के अंदर हम खनिज आधारित उद्योगों को पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अगर आप इस बुक की, आपकी भूगोल की जो कक्षा 10 की बुक है एनसीईआरटी की, अगर इसके बाकी पार्ट देखने हैं, इसके प्रश्न उत्तर देखने हैं, तो वीडियो सारी मैंने प्लेलिस्ट में इकट्ठी कर रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो भी बना रखे हैं, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं, तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ बना रखी है, आराम से मजे से ऑफलाइन पढ़ सकते हो। चलो अभी देखते हैं खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। अब जो है यहाँ पे खनिज आधारित उद्योगों के अंदर पहले नंबर पे आता है। देखो, पहले तो हम जानते हैं खनिज आधारित उद्योग होते क्या है। वे उद्योग जो कृषि के ऊपर, कृषि से कोई लेना देना नहीं होता उन उद्योगों का, ना ही कृषि के ऊपर वो निर्भर होते हैं। वो निर्भर होते हैं खनिज लवणों के ऊपर, जो खनिज हमें मिलते हैं, धरती से जो चीजें मिलती हैं उनके ऊपर वो निर्भर करते हैं। तो उन्हीं में से पहले नंबर पे आता है लोहा तथा इस्पात का उद्योग। लोहा तो पता ही है, इस्पात का कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। स्टील का नाम सुना होगा आपने, तो हाँ, उसी स्टील को हम हिंदी में इस्पात कहते हैं। तो लोहा और इस्पात का उद्योग। अब ये उद्योग जो है ना, भारत में जितने भी उद्योग है उनका ढांचा कहलाता है। मतलब इसके बिना, इस चीज के बिना कोई भी उद्योग आगे नहीं चल सकता। तो इसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? आधारभूत। क्या बोलते हैं? आधार, क्योंकि बाकी सारे उद्योग इसके बिना नहीं चलने वाले, इसीलिए हम इसको आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। एमसीक्यू आ सकता है या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, ऐसा पूछेंगे। या फिर ऑप्शन दे देंगे, इनमें से आधारभूत उद्योग कौन सा है, ऐसे उद्योग दे देंगे और बोलेंगे आधारभूत उद्योग छांट लो इनमें से। तो लोहा इस्पात उद्योग, और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बिना बाकी कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। अगर आपको खेती करनी है, आपको ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, उसमें पाइपें डलेंगी। पाइपें किसकी डलेंगी? लोहे की डलेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखते हो और किसी फील्ड में फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लोहा चाहिए, लोहे की मशीनें चाहिए। तो इसीलिए इसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। और आपके घर में भी कहीं ना कहीं कोई जो है मतलब यातायात का साधन होगा, बाइक होगी या फिर कार होगी, साइकिल होगा, कुछ तो होगा। वो क्या लोहे के बिना बना हुआ है, स्टील के बिना बना हुआ है? तो ऐसा नहीं होता। लोहा और इस्पात जरूरी है, इसीलिए इसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब इसके बारे में, बाकी उद्योग जो है छोटे मोटे उद्योग है, ये आधारभूत है। तो इसके आधार से हम शुरू करेंगे बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि ये काफी काम का है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो कच्चा माल है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया। हाँ, ये चीज जरूरी है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि इस्पात जो है ना कुछ अलग नहीं होता। इस्पात अलग नहीं होता। कुछ को ये लगता है कि मतलब ये लोहा है, ये स्टील है, आसपास कोई संबंध ही नहीं है इनका। ऐसा नहीं होता। लोहे के अंदर कार्बन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कार्बन। और वो कार्बन मिलके इस्पात बनाता है। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम डाला जाता है। लेकिन ये जो कार्बन है, वो कार्बन आपने पढ़ा होगा पाठ कार्बन, शायद आपका 10वीं क्लास में ये कार्बन वाला पाठ, और उसके अंदर आपको बताया गया है कि कार्बन के जो है कई रूप होते हैं, और ज्यादातर हमें जो कार्बन है वो कोयले के रूप में मिलता है। हमें जो है शुद्ध कार्बन चाहिए। शुद्ध कार्बन में हम यहाँ पे कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोकिंग कोयले का नाम है, कोयले की एक प्रजाति बोल सकते हैं आप, तो कोकिंग कोयला। तो अब जो है उस कोयले को लोहे में मिलाया जाता है, मैग्नीशियम थोड़ा सा बाद में डाला जाता है, और इस्पात का निर्माण हो जाता है। अब फर्क क्या होता है इस्पात में और लोहे में? मेन फर्क क्या है समझाता हूं आपको। लोहा जो है एक तो सस्ता पड़ता है। लोहे का जो मार्केट रेट है हमारे यहाँ पे वो है 47 से 50 रुपए के आसपास, और जो इस्पात का रेट है वो है 200 से लेके 250 तक। वो डिपेंड करता है दुकान वालों के ऊपर, लेकिन इस रेट में बिकता है। अब आप बोलोगे भाई लोहे में और इस्पात में फर्क क्या हो गया? फिर मतलब रेट का फर्क हो गया तो हम इस्पात के ऊपर खर्चा क्यों करें? फायदा ये है इस्पात का, एक तो ये मजबूत ज्यादा होता है।
क्या होता है, मजबूत, लोहे से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा दिनों तक चलता है और इसको जंग नहीं लगता। बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है जो जंग लगने की वजह से खराब हो जाती हैं, तो इस्पात को जंग नहीं लगता। और जिस चीज में जो भी मशीन इस्पात की बनी होगी वो महंगी मिलेगी आपको। ये तो समझने की बात है। रेट देखो ना कितना फर्क है रेट में। तो ये फर्क होता है लोहे में और इस्पात में। अब इस्पात देखो, भारत वाले तो ठहरे भाई, हम तो बाद में ले लेंगे। अब एक तो 50 में मिल रहा है, दूसरी मशीन और नहीं ले आए थोड़ी दिन के बाद में 100 रुपए लग गए उसके रेट में। लेकिन यहाँ पे तो 200 मतलब 4 गुना रेट मिल रहा है हमको। तो भारत वाले लोग इनको खरीदते कम है, स्टील को नहीं लेते, इस्पात को नहीं खरीदते, बहुत कम खरीदते हैं। और उसी की वजह से भारत को स्टील बाहर के देशों में भेजना पड़ता है। कहाँ भेजना पड़ता है? बाहर के देशों में। अब इसका सिर्फ एक लौता ये कारण नहीं है कि खरीदते नहीं है, हमारे पास असल में जो बेहतर स्टील की क्वालिटी होती है, नॉर्मल सी स्टील, मतलब नॉर्मल सा इस्पात बोलो, आप हिंदी मीडियम के हो इस्पात बोलेंगे तो नॉर्मल सा इस्पात, उसके बाद बढ़िया वाला इस्पात, और एक होता है सबसे बढ़िया। तो हमारे पास सबसे बढ़िया वाला इस्पात बहुत कम है। वैसे लोहे से बनता है तो आप बोलोगे बढ़िया वाला बना लो फिर, तो उसके लिए हमें चाहिए कोयला। कोयला कितना अच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है वो। और जो कोयला है वो बाहर के देशों से मंगाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके संसाधन सीमित मात्रा में हैं, वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ना इस्पात रहेगा, ना इस्पात को बनाने वाला कोयला रहेगा। वैसे लोहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि बनता क्यों नहीं है। और इस्पात का अगर देखो, लोहा ज्यादा है, इस्पात कम है मार्केट में, इसी वजह से इस्पात महंगा है। यही वो कारण है इस्पात महंगा है। अब लोहे के जैसे ही मतलब नॉर्मल बिकने लग गया, इस्पात भरपूर मात्रा में आने लगा, पीछे से सप्लाई आने लगी, तो इस्पात भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन इस्पात के लिए हमें जो कोयला चाहिए वो बाहर के देश से आ रहा है, और बाहर के देश से जब आता है तो उसमें टैक्स वगैरह सरकार का पता आपको कितने टैक्स चिपका देती है, तो इसकी वजह से उस कोयले का रेट बढ़ जाता है। अब कोयले का रेट बढ़ा मतलब फैक्ट्री वाले का खर्चा बढ़ा, और खर्चा बढ़ा उद्योग वाले का, तो इस्पात का रेट भी बढ़ गया। समझ रहे हो ना? तो ये सीन होता है यहाँ पे। अब भारत के अंदर 2 तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करती हैं, और एक होती है जो पर्सनल बंदा काम करता है। तो जो सार्वजनिक है उसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील, देखो अब ये इंग्लिश में रखा है उन्होंने नाम, आप हिंदी में कैसे बोलोगे? ऐसे ही बोला जाएगा ये, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो मतलब पर्सनल कंपनी है, खुद की कंपनी है, वो है टिस्को, जो कि काफी मशहूर है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आमतौर पे टिस्को मशहूर है। टिस्को, जिसको हम टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील काफी पुरानी कंपनी है टाटा स्टील, और मार्केट में जो स्टील चलती है वो ज्यादातर इसी की चलती है, क्योंकि सेल की स्टील कम है, वो बनाती नहीं है इतनी ज्यादा। लेकिन जो टिस्को है वो ज्यादा मात्रा में बनाती है, और टिस्को की ही बिकती है आगे। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। काफी सारी डिटेल्स है जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, लोहा इस्पात का कहाँ भारत में कहाँ पर मिलता है। भारत में कहां पर मिलता है? तो मैप देखो, मैप स्क्रीन पे ऐड कर दिया है, मैप में देख लो। अगर आप नहीं देख पा रहे, बुक खोलो, बुक में देख लो। अब इसमें जो है एक तो आता है आपको, देखो 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है, भिलाई, ठीक है, वो लोहा इस्पात का काफी बड़ा है, तो भिलाई को याद कर लेना अगर मैपिंग में आता है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है अलग से, 3-4 वीडियो रच रखी है मैंने इसको लेके, अलग अलग मैपिंग को लेके, मैप में से कौन सा पॉइंट आएगा, ये आएगा, सारी चीजें मैंने उन वीडियोस में बता रखी है। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो भिलाई भी काम का है, आ सकता है। अगर इस मैप में से आता है भिलाई, पूछने के चांसेस रहेंगे अगर ये मैप आता है तो, ठीक है। उसके बाद बोकारो और जमशेदपुर, ये दोनों इकट्ठे से ही पड़ते हैं कि स्टेट में, शायद ये उड़ीसा है, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ उड़ीसा लग रहा है मेरे को। अब जो है भिलाई जरूर से याद कर लेना, भिलाई छत्तीसगढ़, और भिलाई में काफी बड़ा कारखाना है लोहा और इस्पात का। अब देखते हैं आगे, और यहाँ पे जो है ये बात बता दी मैंने। और भारत जो है 328 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक में 9वें स्थान पर है। भारत, देखो ये जो 328 लाख है उसको भूल जाओ, क्योंकि ये 2005 का आंकड़ा है, बदल सकता है, और शायद स्थान भी बदल गया होगा अब तक तो, लेकिन क्या ही करें, अब बताना तो पड़ेगा आपको, है ना।
कि भारत जो है 9वें स्थान पे आता है दुनिया में स्टील, कच्चा स्टील बनाने में। पक्का नहीं बनता हमसे, क्योंकि पक्का बनाने के लिए हमें कोयला चाहिए और कोयला हमारे पास नहीं है, मतलब है नहीं भी है, बराबर सी बात है। और आज के समय में चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक है इस्पात के मामले में। और शुरुआत की बात आपको बताऊं तो 1950 के में जब है ना, 1950 की बात है, उस समय भारत और चीन दोनों, भारत तो आजाद हो चुका था ना, अब जो है भारत और चीन उस समय में 1950 में लगभग बराबर स्टील पैदा करते थे। लेकिन आज के समय में भारत जो है बहुत ज्यादा पीछे रह गया स्टील के मामले में, जबकि चीन बहुत आगे निकल गया। कारण क्या रहा कि उनके पास मशीनरी थी, मतलब पहले से आजाद था वो तो उनके पास जो मशीनें थी वो ज्यादा आधुनिक थी, और जिसके चलते उनको इंसानों की जरूरत कम पड़ती थी। अब जितने ज्यादा इंसान होंगे उतना ही जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि देखो मशीनें जो है उनको ये तो दिक्कत है नहीं कि हाथ जल जाएगा, गर्म है ठंडी है, वो तो देखना ही नहीं है उनको, लेकिन इंसानों को देखना पड़ता है, ये गर्म है ठंडा है सब कुछ देखना पड़ता है, और उस चक्कर में उत्पादन कम होता है। आने वाले समय में शायद भारत भी इन मशीनों पर जोर करे और मशीनें लेके आए। वहां पे आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह भी मिलती है यूट्यूब पे, जिनमें दिखाया जाता है कि चीन की जो फैक्ट्रियां हैं वो ऑटोमेटिक है, मतलब अपने आप चलती रहती है, उनको बस एक देखने वाला चाहिए कि कहीं बंद ना हो जाए, बस उतना ही करना होता है। भारत में मजदूर चाहिए होते हैं और मजदूरों का वही पंगा, फिर इंसान भाई कभी मशीन की टक्कर नहीं ले सकता इस मामले में। अब जो है आगे देखते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। अब अगली बारी आती है एल्यूमिनियम की। हाँ, एल्यूमिनियम परगलन, लोहा इस्पात का मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था ना। अब बात आती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और उसका परगलन। एक धातु होती है, धातु नहीं बोल सकते, एक पत्थर होता है जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। और जो एल्यूमिनियम है वो हमें बॉक्साइट से मिलता है, ये हमें आमतौर पे उड़ीसा में, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में मिलता है। जहां पे बॉक्साइट मिलता है हमने कुछ पाठों में पढ़ा हुआ था, शायद मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इसी बुक में कोई पाठ था जिसके अंदर हमने जाना था, खनिज और ऊर्जा संसाधन शायद इसमें था, लेकिन जो भी है देख लेना, मेरे को भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ एक पाठ था जिसके अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग धातुएं कहाँ कहाँ मिलती है उसके बारे में पढ़ा था, तो वही स्टेट्स यहाँ पे बता रखे हैं। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट भारी होता है क्योंकि पत्थर है ना, पत्थर तो भारी होगा, पत्थर जो बॉक्साइट है वो भारी होता है और गहरे लाल रंग की चट्टान होती है, गहरे लाल रंग की चट्टान आपको देखने को मिलेगी। और एक स्टैट्स के हिसाब से एवरेज जो कंपनियां उद्योग जो बनाते हैं उनके हिसाब से उनका ये मानना है कि लगभग 4 से 6 अगर टन या किलो कुछ भी ले रहे हो आप, उसमें से एक जो है आपको एल्यूमिनियम मिलेगी। मतलब समझो अगर 4 से 6 किलो अपने बॉक्साइट लिया तो उसमें से 1 किलो आपको एल्यूमिनियम मिलेगी। इन्होंने बता रखा 4 से 6 टन अगर आप बॉक्साइट लेते हो तो उसमें से 1 टन एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम बहुत फायदा भी है, एल्यूमिनियम से जहाज बनते हैं जो उड़ते हैं, वो उड़ने वाले जहाज, और उसके अलावा समुद्री जहाजों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है और मजबूती अच्छी है। आजकल तो जो है इस्पात और लोहे की जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी लगभग अच्छा काम कर देती है और सस्ती पड़ती है, इससे ज्यादा सस्ती नहीं है। 150 रुपये लगा लो आप रेट, एवरेजली 150 रुपये से लेके 200 रुपये, अलग अलग इलाके का फर्क है, लेकिन इस रेट के आसपास हमें एल्यूमिनियम देखने को मिल जाती है मार्केट के अंदर। अब ये उद्योग भी समझ में आ गए। देखो मैंने बोला था ना लोहा इस्पात वाला थोड़ा सा बड़ा है, और जब क्वेश्चन आता है ना वो इसी उद्योग में से पूछा जाता है। नीचे वाले उद्योग ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए एटलीस्ट आपको। अब अगला आता है रसायन उद्योग, रसायन केमिकल्स, है ना, बहुत सारे केमिकल होते हैं मार्केट में, दवाइयां बनती हैं, पेंट बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, डाई बनती है, कपड़ा भी बनता है, और तो प्लास्टिक बनती है। तो वो सारी चीजें किससे बनती है? रसायन उद्योग से बनती है। और भारत जो है एशिया का तीसरा और विश्व में 12वें स्थान पे आता है ये केमिकल को इस्तेमाल करने में। भारत आपको पता होगा केमिकल जो है, मतलब ये रसायन जो है ये 2 तरीके के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, मतलब जिसके अंदर कार्बन है जिसके अंदर कार्बन नहीं है। तो ये आपको अपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा 10वीं की। तो अभी मुझे उन चीजों का एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हाँ बता देता हूं, दोनों प्रकार में उन्नत है भारत, कार्बनिक और अकार्बनिक, हर प्रकार के रसायन का भारत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पे बता रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि का निर्माण करते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्षार, सोडा, ऐश
उनसे हम कांच, साबुन, अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन और कास्टिक सोडा, बहुत सारी चीजों का हम निर्माण करते हैं। अब कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल होते हैं, मतलब पेट्रोलियम बोल सकते हो आप, पेट्रोलियम शामिल होता है। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें निकलती हैं क्योंकि वो कार्बनिक है। अब देखो अगला पॉइंट आता है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का था नहीं, वैसे ही इसमें भी कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। उर्वरक उद्योग, उर्वरक जो आप खेतों में इस्तेमाल करते हो हम उनको उर्वरक बोलते हैं। और वो जो है आमतौर पे क्या होते हैं, डीएपी, यूरिया, वो एसिड्स वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीजें उनका भी निर्माण भारत करता है और बनाना भी पड़ेगा यार। खेती में सबसे आगे है भारत, मतलब सबसे ज्यादा इलाके में खेती होती है। तो अगर हम अपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, जब HYV आया था, इंग्लिश में हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं इनको, तो HYV हाई यील्ड वैरायटी, एक बेहतर उन्नत बीज आए थे, तो उनको उर्वरकों की उनको ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ी, नाइट्रोजनियस पदार्थ ज्यादा चाहिए होता था, और उसी के दौरान ये इनका निर्माण हुआ था इन उर्वरकों का। अभी इनके 2005 के हिसाब से 57 जो है उर्वरक बनाने वाली इकाइयां हैं, 29 इकाइयां यूरिया और 9 इकाइयां जो है उप उत्पादक यानी कि अमोनियम सल्फेट का निर्माण करती हैं, और छोटी मोटी इकाइयां भी है थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें। अब अगला उद्योग आता है, वो है हमारे पास में सीमेंट उद्योग। सीमेंट जो है बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ करते हो आप इस्तेमाल, आपको पता है ये चीज कहाँ इस्तेमाल करते हो आप। अब ये जो सीमेंट है ये चूना पत्थर की बनी होती है। ये चूना पत्थर, आप सोच रहे होगे चूना पत्थर और भी कहीं यूज करते हैं। हाँ, आप पीओपी जो करते हो घरों में, प्लास्टर करते हो, जो मतलब पेंट करने से पहले जो मिट्टी सी लगाते हो सफेद कलर की, तो वही है, वो चूना पत्थर होता है। वो कच्चा होता है लेकिन उसके अंदर जिप्सम और भी कुछ थोड़े बहुत केमिकल मिला के सीमेंट का निर्माण किया जाता है। समझ रहे हो, मतलब वो सस्ता मिलता है और सीमेंट महंगी हो जाती है थोड़ी सी चीजें और डाल देने से। कितना फर्क पड़ता है आप सोच रहे होगे, वो लगभग देखो वो जो है आपको 150 रुपए के आसपास पड़ जाएगा उसका मार्केट रेट, जबकि सीमेंट का रेट लगभग 350 रुपए पर रहता है। तो थोड़ी सी चीजें और ऐड कर देने से रेट बढ़ जाता है, जबकि उनकी कीमत, जो चीजें ऐड कर रहे हैं उनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन सीमेंट एक काम की चीज है। अब सीमेंट उद्योग ऐसे तो चलेंगे, मैंने बोला ना उद्योग है, उनको फायदा चाहिए, फायदा। ये जो है कच्चा माल होता है और ये पक्का माल होता है, इसीलिए इसका रेट ज्यादा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, और यहाँ पे बता रखा है, फैक्ट है, फैक्ट नहीं है मतलब जीके टाइप क्वेश्चन है, कि पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ लगा था? चेन्नई में 1904 में। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे उद्योग बता रखे 128 बड़े उद्योग और 332 छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं इनके। अगला पॉइंट आता है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यानी कि साधन जो जहाँ पे जिसकी मदद से आप जाते हो, बाइक, स्कूटर, बस, कार, ट्रैक्टर, जो भी कुछ है वो मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर शामिल होते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि 15 वर्षों से भी कम में इसको जो है बहुत ज्यादा उन्नति कर लिया, क्योंकि यार पहले क्या था, पहले जो है ना लोगों को पता ही नहीं था। बस आई ना, जब नई नई सी बस आई थी मार्केट के अंदर, उस समय लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, लोग डरते थे उनके पास जाने से भी। लेकिन अभी जो है ये नॉर्मल सी चीज हो गई, कोई ज्यादा हाईटेक रही नहीं है। और भारत में लगभग 15 कंपनियां हैं जो कार बनाती है, उसके अलावा 9 इकाइयां व्यापारिक वाहन बनाती है, जैसे ये टेम्पो वगैरह होते हैं। तो उसके अलावा 14 इकाइयां 2 पहिया और 3 पहिए वाहनों का निर्माण करती हैं। मतलब ये कंपनियां हैं, जैसे आपने सुना होगा ना बाइक की कंपनियां होती है, अलग अलग ब्रांड होती है, तो वो चीज ये बोल रहे हैं। वैसे ही सीमेंट की भी ब्रांड होती है, सीमेंट भी बहुत अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाती है। अब लास्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, वह सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। काफी बड़ा उद्योग है और ये उद्योग आपके पास में है अभी नहीं, उद्योग नहीं है ये, इस उद्योग का सामान आपके पास में है। जिस डिवाइस में आप देख रहे हो, फोन है, लैपटॉप है, जो जहां पे भी देख रहे हो ये वीडियो, तो वो जो है प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के थ्रू ही बन के आया हुआ है। और बेंगलोर जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का हब कहा जाता है, बेंगलोर, याद रख लेना। तो बेंगलोर जो है भारत में, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, मतलब यहाँ पे जो सामान है वो सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा मिलता है, सस्ता मिलता है, तो इसीलिए बेंगलोर को जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भारत की। अब यहाँ पे जो भी चीजें आपने देखी होंगी वो सारी चीजें इसी में बनती हैं। जो भी डिवाइस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल का मतलब
समझ रहे हो ना, जो भी चीजें बिजली से चलती है, जिनमें सर्किट होते हैं, अपने फिजिक्स के जो सामान होते हैं, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, तो वो सारी चीजें जिनमें लगी हो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर शामिल होते हैं, और वो सारी चीजें उद्योगों में बनती है, बेंगलोर में सबसे ज्यादा बनती है, याद रख लेना। वैसे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहर भी काफी जाने माने हैं, और वहां पे भी काफी सारे उद्योग इनको लेके लगे हुए हैं। और यहाँ पे बताते हैं 31 मार्च 2005 तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या 10 लाख से अधिक थी, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में लोग इसमें काम कर रहे हैं। और आज के टाइम पे GOI 2016 में, उसके बाद से अब तक बहुत ही ज्यादा मतलब तबाही मच गई, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अब तो इसमें। पहले मतलब बोल रहा था ना मैं, पुरानी है ये बुक आपकी, हाँ सही समझ रहे हो आप। पहले 10 लाख लगते काम कर रहे थे 2005 में, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं थे लोगों के पास, ज्यादा यूज नहीं करते थे, लेकिन अभी यूज करते हैं। हर घर में पता नहीं 5-7 मोबाइल ऐसे मिल जाएंगे आपको नॉर्मली। तो सोच के देखो, जो आदमी इनको ऑपरेट कर रहा है, जो कंपनियां ऑपरेट कर रही है, वहां पे कितने सारे लोग इनके ऊपर काम कर रहे होंगे। अब अगला आता है औद्योगिक प्रदूषण। आपने बहुत मजे लिए हैं इन उद्योगों से, बहुत सारे फायदे लिए, मजे लिए, अपने जीवन में आनंद ही आनंद, सुख काया मंगल माया, सब कुछ हो गया। अब इन्होंने कुछ है यहाँ पे आपकी जिंदगी में प्रदूषण फैलाया, चलो उसको भी निपटाते एक बार। तो बात आती है प्रदूषण की। अब ये जो प्रदूषण होता है वो कई तरीके का होता है ना। चलो बताओ कौन कौन सा प्रदूषण होता है। पहला प्रदूषण वायु, हवा से जो फैलता है, वायु प्रदूषण। उसके बाद में जो दूसरा प्रदूषण होता है वो कौन सा होता है, जल प्रदूषण। अब प्रदूषण मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि टाइम लगेगा। उसके अलावा जो है अगला प्रदूषण कौन सा होता है, वो है आपका भूमि प्रदूषण। कौन सा होता है, भूमि। यहाँ पे तापीय प्रदूषण लिख रखा है, तापीय प्रदूषण भी बोल सकते हो। तापीय अलग टाइप का प्रदूषण होता है थोड़ा, चलो आगे देखते जाएंगे हम। और यहाँ पे चौथे टाइप का प्रदूषण है वो आपका ध्वनि प्रदूषण, और पांचवा टाइप है भूमि प्रदूषण। वैसे देखो ये प्रदूषण तो 4 ही तरीके के बोल रखे हैं नॉर्मल, तो तापीय को गायब कर लेना आप, ये 4 बच गए, वायु, जल, ध्वनि, भूमि। लेकिन तापीय भी इंक्लूड करना चाहिए, जरूरी है, ये भी एक प्रदूषण की कैटेगरी के अंदर आता है। अब जो है देखो यहाँ पे पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जो हवा में फैलता है। कुछ फैक्ट्रियां देखी होंगी जहां पे कागज जलता है ना, कागज, रबड़ की जो फैक्ट्रियां होती है वहां पे धुआं, मतलब अगर फैक्ट्री के आसपास अगर आप जाते हो तो मतलब इतनी घुटन सी महसूस होगी, मतलब हवा बिल्कुल जहरीली बन जाती है। तो वो प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है, समझ गए। अगला प्रदूषण आता है जल प्रदूषण। जल जिसको हम पीते हैं। तो जो फैक्ट्रियां, डाई वगैरह की फैक्ट्रियां होती है, रंग जो पेंट करती हैं कपड़ों को, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो है वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा बचता है, और वो उठा के उसको पानी में फेंकाते हैं। अब जो पानी में उसको तो डाल दिया उन्होंने, उनका तो कुछ गया नहीं, लेकिन पानी प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। एक स्टैट्स के हिसाब से माने तो लगभग उनका 1 किलोग्राम मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, उनका 1 किलोग्राम 8 नहीं, किलोग्राम नहीं, लीटर में गिनेंगे हम उसको, क्योंकि जल का प्रदूषण ले रहे हैं ना हम। तो 1 लीटर 8 लीटर स्वच्छ पानी को प्रदूषित कर देता है, इतना खराब हालत है। लेकिन अब भी फैक्ट्रियों को सुधारने की जरूरत है। वो जल के ऊपर थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर होगा ये, चलो देखते हैं आगे, लेकिन पहले मोटा मोटा समझा देता हूं। अब तापीय क्या होता है, जो प्रदूषण, ये भी जल से रिलेटेड होता है। जब जो भट्टियां हैं वो गर्म पानी को गर्म करती हैं बिजली बनाने के लिए, कोयले से बिजली बनती है, वो ऐसे नहीं बनती। आपने तो बस नॉर्मली पढ़ा होगा कोयले से बिजली बनती है, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर से बिजली बनती है, और भी अलग अलग बांधों से बिजली बनती है, लेकिन बांध में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठंडा रहता है। लेकिन जो भूतापीय बोल रहा हूँ, जो ताप का, गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयले से बिजली बनना, तो उस दौरान पानी को गर्म किया जाता है, और वो जो गर्म पानी है वो फिर सीधा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, प्राणी, मछलियां, जो भी कुछ है, उनको हानि पहुंचती है, मारे जाते हैं वो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ध्यान करना पड़ेगा, इसको भी सुधार की जरूरत है। या तो पानी को ठंडा करके डालो, कुछ भी करो, उसको सही करो। अब अगला आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि, मैंने भी शायद बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रखा है आपके कानों में, ध्वनि प्रदूषण कर करके। लेकिन यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जिससे आपको परेशानी होनी शुरू हो जाए। आपके आसपास फैक्ट्री लगी हुई है, उनमें मशीनें चलती रहती हैं, उनकी आवाज से आप
परेशान हो जाते हो, उसी को हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। गाड़ियों में बजने वाला हॉर्न, वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक उदाहरण है। डीजे भी उदाहरण है। उसके अलावा आप देखोगे जनरेटर जो चलते हैं। अब आजकल क्या हुआ, आजकल जो है ना, पहले सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जनरेटर की, जनरेटर बहुत ज्यादा आवाज उत्पन्न करता है और आजकल साइलेंसर आने लगे हैं जनरेटर को लेके, जो आज के टाइम पे अगर आप थोड़ी सी अच्छी कीमत देते हो जनरेटर को तो वो बिल्कुल चुपचाप चले, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ चल रहा है। लेकिन अगर पहले के जमाने के जनरेटर आप देखते हो तो उस टाइम में मतलब फट 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 इतनी ज्यादा आवाज उत्पन्न करता था जिससे भाई मोहल्ला परेशान हो जाता था पूरा। बिजली, आप मजे ले रहे हो बिजली से। अब अगला आता है, लास्ट है भूमि प्रदूषण। भूमि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे आपने देखे होंगे दिल्ली के पास में, अब दिल्ली का ही देखा मैंने, तो अलग अलग शहरों में कचरे के ढेर लगे होते हैं काफी बड़े इलाके में, और वो ढेर जहां पे भी लगे हुए हैं वो उसके नीचे की जमीन का क्या हाल हो रहा होगा, वो प्रदूषित हो रही है, उसी को हम बोलते हैं भूमि प्रदूषण। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आपको, बहुत आसान सी थी। अब जो है यहाँ पे बता रखा है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण जो है हमारा प्रदूषित हो चुका है, हालत खस्ता है, और अब क्या किया जाए। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कैसे करें इनको ठीक। इतने सारे प्रदूषण को ठीक नहीं कर सकते हम। देखो भूमि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो जो कचरा है उसको गहराई में दबा दें। कितने को दबाएं यार, कचरा इतना ज्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग काम कर रहे हैं, उनको जो कचरा बच गया है उससे हो सके तो कुछ ना कुछ बनाओ जिससे कचरा कम हो। ठीक है, वो चीज कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए मैंने बताया जनरेटर में साइलेंसर आने लगे हैं। वैसे ये हॉर्न जो है बिना फालतू इस्तेमाल मत करो, बहुत सारे ज्ञान झाड़ने पड़ते हैं उनके लिए। अब जो है अगला आता है तापिया। तापिया का मैंने बोला था ठंडा करके डालो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ पे, जो पानी के अंदर रह रही है तो ऐसे फिक्स होगा। अब सबसे बड़ा पंगा आता है जल का। बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वर्षा का जल संग्रहण करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। जहां पे पानी की कमी है, जो जमीन के अंदर का जो पानी है, तो उस पानी की कमी है वहां पे, जहां जिस इलाके में गहराई में है पानी, तो वहां पे उद्योगों को जमीन से पानी निकालने की अनुमति सरकार न दे, और हो सके तो फैक्ट्रियां, ऐसी फैक्ट्रियां लगाने ही न दे उस इलाके में। नहीं तो भूजल जो है, नीचे का जो जल है धरती का, वो खत्म हो जाएगा और वहां के लोगों को ही परेशानी होगी। फैक्ट्री वाले तो उठा के फिर किधर और चले जाएंगे, तो उसको फिक्स किया जा सकता है। उसके अलावा जो जल है, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी काम में, कुछ डाई वगैरह मिलाते हैं जो पानी, तो उस पानी को फिल्टर करके और दोबारा से बार बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो कचरा बच रहा है उसको फेंको मत, उसको भी इस्तेमाल करो। अब लास्ट आता है वायु का कैसे फिक्स करें। वायु के लिए देखो क्या हो रहा है, आजकल टावर आने लगे हैं। अभी फिलहाल में मेरे नॉलेज में एक न्यूज आई थी, और दिल्ली के अंदर एक टावर लगाया गया। जो दिल्ली के लोग हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि दिल्ली के अंदर एक टावर लगा था जो मतलब कुछ एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो हवा है उसको साफ करेगा। अभी वैसे लॉकडाउन चल रहा है, बाद में भी देख रहे होगे वीडियो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मेरे टाइम में जब ये वीडियो बन रही है उस टाइम में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, और यहाँ पे काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है वायु प्रदूषण में। हमें हो सके तो मतलब बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेने, आपको भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत कि वायु प्रदूषण को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली हमें ऐसी मशीनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मशीनें आ चुकी हैं लेकिन लगाता नहीं है कोई, क्यों? क्योंकि भाई पैसा नहीं है, गरीबी है, तो कौन इसके ऊपर ध्यान देगा फालतू में। तो ये था आपका इस चैप्टर में। उम्मीद है चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कहीं कोई डाउट बचा हुआ है तो देख लेना, बाकी इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में, आपके बहुत काम के हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैंने उन नोट्स के अंदर मैप वगैरह सब कुछ ऐड करके अच्छे से आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप जाकर उनको विजिट कर लेना, काफी ज्यादा मदद करेंगे वो आपकी। तो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आप गलती से मिस ना कर बैठो। और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की वीडियो भी देख लेना, वो अगर आप एग्जाम टाइम में इन वीडियोस को देख रहे हो, चैप्टर समझ रहे हो, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए जो अलग अलग बोर्ड्स में एवरेजली आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है वो बताए हुए हैं, हर चैप्टर के है,
उस सिलेबस के हिसाब से मैंने बाद में वीडियो बनाई है अलग से कि हाँ कुछ स्कूल मतलब कुछ बोर्ड में सिलेबस को बदला गया, कुछ में नहीं बदला। तो पहले तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। उसके अलावा एक वीडियो अलग से बनाई है जिसके अंदर सिर्फ सीबीएसई के लिए बताया। अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो उनका सिलेबस कम किया गया है, वो अपना साइट पे देख लेना, किस साइट पे मिल जाएगा। सिलेबस नहीं मिलता है तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा आपको। तो खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं एक नए एपिसोड में।